औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं आज एक चैप्टर न्यू है स्टार्ट करने जा रहा हूँ ऑसिलेशंस का। ठीक है, शुरू में कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसकी मैंने शीट नहीं बनाई और वो मैं एक्सप्लेन करूँगा पहले, देन उसके बाद फिर फर्दर हम न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएंगे। अच्छा, पहली चीज़ ये है कि हमारे पास टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है और ट्यूसडे को भी पेपर है और फिर विदाउट एनी गैप हमारा वेडनेसडे को इसी का एग्ज़ाम है। तो मैं डेरिवेशंस एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे गो आउट करूँगा। तो पहली चीज़ तो तुम लोग ये समझ लो कि अच्छा, माइट भी पॉसिबल मेरी आवाज़ लो हो क्योंकि रात में तकरीबन तो 4 बजे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ऑसिलेशंस समझो। ठीक है, ऑसिलेशंस होता क्या है, क्या फिनोमेना है। भाई सपोज कर लो कि एक आपके पास एक रस्सी है, वो क्या है, वो टू एंड फ्रो मोशन कर रही है। ठीक है, ये इसका पॉइंट जो है ना भाई, ये जो इतनी लंबी कर रहा हूँ ना समझाने के लिए, ये मोस्टली बस 4 से 5 मिनट की कहानी सुना रहा हूँ ताकि तुम लोग न्यूमेरिकल में ना फंसो, क्योंकि मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा। वरना कसम से इतना गंदा फंसने वाले हो ना न्यूमेरिकल में आके इतनी मुश्किल मुश्किल चीज़ें आएंगी। अल्लाह हाफ़िज़ है न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, यहाँ से आया, हमने क्या किया, यहाँ से टाइम नोट करना स्टार्ट किया। ठीक है, हमने टाइम नोट करना स्टार्ट किया। अब ये क्या बला है भाई, ये बला पहले आगे इस्तेमाल में आएगी। सही है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, कितना टाइम पर है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस, ये जो बेसिकली है ना, ये फंक्शन है। ठीक है, टाइम का डिस्टेंस, यानी ये जो डिस्टेंस है टाइम का क्या है, फंक्शन है। ठीक है, मतलब ख़ास टाइम पे ख़ास टाइम पर डिस्टेंस हमारा इतना। ठीक है, तो ये वो चीज़ है। ठीक, इस पॉइंट पर एक्स इतना है। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ पर आया, इस पॉइंट पर आया ये ब्लॉक, मिसाल के तौर पे मैंने इसको यहाँ पे लाया और मैंने छोड़ दिया। जैसे ही मैंने छोड़ा, मैंने यहाँ से अपना रेफरेंस पॉइंट स्टार्ट कर लिया, ये एक गया, ये दूसरा गया, तो इसकी कितनी साइकिल कंप्लीट हो गई, 1 साइकिल। 1, क्या मुसीबत है, इसकी 1 साइकिल कंप्लीट हो गई। 1 साइकिल को कहते हैं हर्ट्स। ठीक है, अच्छा, पहला कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट समझ लो इसका। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा अहम तरीन कॉन्सेप्ट जो हमारे पास आता है वो आता है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ कहता क्या है, बहुत आसानी से समझा देता हूँ। स्ट्रेस्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, थोड़ा सा चीज़ को समझने की कोशिश करना। हमारे पास कह क्या रहा है, अच्छा, अब हमारे पास क्या रहा है, कहता ये कि मिसाल के तौर पर आपके पास एक स्प्रिंग है। ठीक है, उस स्प्रिंग को मिसाल के तौर पर, वो स्प्रिंग मौजूद था यहाँ पर। ठीक है, मैं उसको खींच के लेकर गया और मैंने उसको इतना खींचा कि वो यहाँ पर आ गया। सही, मैंने उसको कितना खींचा, इतना खींचा। अब जब मैं छोड़ूंगा तो जितना मैंने खींच लिया ना, उसके अंदर उस वक्त एक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो गई होगी, जिस पोटेंशियल एनर्जी की मदद से ये वापस इधर आएगा और फिर वापस इधर जाएगा। इसका इधर आना, इधर आना, इधर आना, इधर आना, ये चीज़ कहलाएगी ऑसिलेशंस। ठीक है, यानी ये ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा, अपने मेन पॉइंट से इधर उधर इधर उधर मोशन स्टार्ट करेगा। उस मूवमेंट को क्या कहेंगे, टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, या ऑसिलेशंस भी कह सकते हैं।
इसकी एक ख़ास मीन पॉइंट होगा जहाँ पे ये एंड में आकर रेस्ट में आ जाए, वो चीज़ कहलाएगी मीन पॉइंट। ठीक है। स्ट्रेस बेसिकली अब देखो, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक है। हमारे पास जाएगा ये अपोजिट डायरेक्शन में, यूँ जाएगा ना, तो डायरेक्शन क्योंकि ये वेक्टर है बेसिकली, तो ये साइन शो कर रही है कि अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। व्हाट इज द हेल विद इट यार। ठीक है। पहली चीज़, अब यहाँ पर एक फोर्स का कांस्टेंट होता है के, तो ये हमारे पास क्या है, ये हुक्स का लॉ है बेसिकली। ठीक। हुक्स लॉ को यूज़ करते हुए एक और चीज़ बनती है, वो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। अब ये जो चीज़ समझा रहा हूँ, ये प्लीज़ अल्लाह का वास्ता ये गौर से सुन लेना, क्योंकि ये आगे मसला करने वाली है चीज़ ना। अब यहाँ पर गौर से सुनना। एक्स टी इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी। ये डब्ल्यू नहीं है, ये ओमेगा है। पहले समझ लो, ये डिस्टेंस है बेसिकली टाइम का फंक्शन। ठीक है। यानी मिसाल के तौर पर मैंने एक मिसाल, स्ट्रिंग की मिसाल दे देता हूँ। ठीक है। मैंने एक स्प्रिंग लिया, मैंने उसको इतना खींच दिया। जैसे ही मैंने उसको इतना खींचा, तो मैंने कहा कि छठे सेकंड पर मेरा फासला इतना था। अब मैं इसी की मदद से बताऊंगा कि मेरा 12वें सेकंड पे फासला कितना होगा। ठीक है। हो सकता है मैं सही से समझा ना पा रहा हूँ, बस ये चीज़ याद रखो। मिसाल के तौर पे हमें बोला जाए कि x6, यानी छठे सेकंड पर हमें डिस्टेंस की वैल्यू बतानी हो। मिसाल के तौर पर छठे सेकंड पर हमारी आई 16 मीटर, तो हमने इसकी जगह क्या पुट करा दिया, 16। तो बात समझ में आ रही है, ये क्या चीज़ है। दूसरी बात ये क्या है, एम्पलीट्यूड। ठीक है। यार मार्कर बहुत हल्का चल रहा है कसम से। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड यानी ज़्यादा से ज़्यादा फासला। व्हाट्स द हेल, एम्पलीट्यूड यानी मोस्टली फासला। मिसाल के तौर पर एक मेरे पास ये है, मैं उसको यहाँ से यहाँ लेकर गया। ठीक है। अब जब मैंने इसको छोड़ा, तो इसमें रास्ते में एयर फ्रिक्शन भी आई होगी, गैसेस भी आई होंगी, गैसेस के मॉलिक्यूल, तो वो कम हो के इतना हुआ। फिर वो यहाँ पे गया तो इतना हो गया। इसका एम्पलीट्यूड यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम डिस्टेंस आ गया। ठीक है। एम्पलीट्यूड कहते हैं ऑसिलेशंस के दौरान मैक्सिमम आने वाला डिस्टेंस। ठीक। अच्छा, एम्पलीट्यूड क्लियर कर दिया। इसी ठीक। अच्छा, अब ओमेगा, ओमेगा क्या है बेसिकली, देखो ओमेगा है बेसिकली हमारे पास ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई बाई 2। ठीक है। मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और समझा देता हूँ कि जब हम यहाँ से यूँ लेते हैं तो ये 0 डिग्री होता है, यहाँ पे जाता है तो 90 हो जाता है, यहाँ पे जाता है तो 180 हो जाता है, यहाँ जाते हैं तो 270, और यहाँ जाते हैं तो 360 कंप्लीट। यहाँ पे 0 पाई अगर रेडियन में लेना है, यहाँ पे अगर रेडियन में ले रहे हो तो हमारे पास हो जाएगा 90 पाई, सॉरी 90 पाई 180, तो 9 1 9, 9 2 18, 0 से पाई बाई 2। ठीक है। यहाँ पे 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, नहीं सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा बेसिकली, कन्वर्ट करा लेते हैं। कन्वर्ट कैसे, अच्छा, हमारी आवाम जो फंसती है ना कि पाई ऊपर रखना है पाई नीचे आएगा, यानी 180 पाई पाई आएगा या पाई बाय 180। ठीक है। तो याद रखना कि आंसर में हमें पाई चाहिए होता तो हम पाई ऊपर रखते हैं। ये हो गया 180, तो 180 कट गया, यानी ये पाई हो गया।
यहाँ पे 3 पाई/2, ठीक है, और यहाँ पे 2 पाई, ठीक है। ये कुछ चीज़ें बताना ज़रूरी था। अब इसी की बेसिस पर यहाँ से एक और फार्मूला निकाला जाता है, और वो फार्मूला होता है माइनस का ए साइन ओमेगा इंटू ओमेगा थीटा, ठीक है। माइनस का साइन ओमेगा इंटू ओमेगा थीटा, ये दोनों फार्मूलाज याद कर लो, ठीक। ओमेगा बेसिकली क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ये, ठीक है। और ये निकालोगे कैसे, इसका निकालने का फार्मूला ये है। कुछ जगहों पे डिफरेंट फार्मूलाज भी इस्तेमाल हो सकते हैं। खैर, अब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। ये कुछ चीज़ें बता दी हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी आएगी, फेज एंगल। फेज एंगल आएगी जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं। फेज एंगल क्या है, फेज एंगल हमारे पास है भाई हमारे पास बेसिकली समझ लो, थोड़ी सी मुश्किल चीज़ है ये। आपके पास ऑसिलेशन हो रही है, ऑसिलेशन में डायरेक्शन क्या है, क्योंकि ऑसिलेशन बताता खुद भी एक वेक्टर वर्क है, तो उसमें डायरेक्शन क्या हो रही है, ठीक है। तो उनके बीच का एंगल जो है ना, वो फेज एंगल है, ठीक। इससे ज़्यादा आसान करके समझाया नहीं जा सकता। अभी जब करोगे ना तो खुद समझ में आ भी जाएगा। अब हम अपने नोट्स की तरफ चलते हैं, सही। अब सबसे पहले जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था, व्हाट्स पेज इज इट, अच्छा, मैंने जो टॉपिक पहले पढ़ाया था, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ में पहला न्यूमेरिकल है, ये मैंने लिया है फिजिक्स कॉन्सेप्ट बाय H.C. वर्मा, ठीक है। ये बुक है IIT से रिलेटेड। अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोगों को इसकी गूगल पर PDF मिल जाएगी, ठीक। मोस्टली अमेज़ॉन पे पेड आती है। स्टूडोक्यो पे जाना, वहाँ पे जाके ज़्यादा पेमेंट नहीं है, वहाँ पे पेमेंट कर दो, मिल जाएगी। और अगर किसी को वेरिफिकेशन करनी है तो ना। बाकी अब हम स्टार्ट करते हैं। अपना पहला न्यूमेरिकल बहुत ही आसान सा है, हुक्स लॉ से रिलेटेड है, ठीक। क्योंकि यूनिवर्सिटी फिजिक्स में इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं है मौजूद। हमारे पास एक न्यूमेरिकल दिया गया है, न्यूमेरिकल नंबर 1, जिसमें कहता है एक स्प्रिंग है जिसको स्ट्रेच किया गया है 5 सेंटीमीटर तक। यानी हमारे पास बेसिकली स्प्रिंग है, ठीक है, उसको 5 सेंटीमीटर खींचा गया, यानी 5 सेंटीमीटर खींचा गया। तो कहता है कि 5 सेंटीमीटर जब खींचा गया 10 न्यूटन से, ठीक। यानी उसकी फोर्स बता दी आपको, वो 5 सेंटीमीटर बता दिया। इस 5 सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है मीटर में। हमारी आवाम फंसती है कि आया है कि 100 से डिवाइड कराने मल्टीप्लाई। तो भाई सेंटीमीटर में सेंटी का मतलब होता है कि 10⁻²। तो 10⁻² लिखो और m का m लिख दो। तो 10⁻² का मतलब क्या हुआ, इसको नीचे ले जाएंगे 500 0.05, ठीक है। वापस आते हैं इस पर। तो x हमारे पास बेसिकली क्या है, x यानी डिस्टेंस। तो 0.05 है, ये 0.5 लिखा हुआ है, थोड़ा सा घुसा के लिख दिया है। हमें कहा गया है कि फोर्स का कांस्टेंट मालूम करना है। देखो हुक्स लॉ क्या था हमारे पास, F = -kx। ये हमारे पास डिस्टेंस था कि जितना खींचा गया है। ये हमारे पास फोर्स थी, जो हम जिस फोर्स से हम खींच रहे हैं। और ये हमारे पास एक कांस्टेंट होता है, ये बताता है कि हमारे पास स्प्रिंग में स्टिफनेस कैसी है, यानी कितना फोर्स देकर कितनी चीज़ को खींचना पड़ रहा है। ये स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग बताती है कि कितना ढीठ किस्म का स्प्रिंग है, ठीक है। तो जस्ट हमने यहाँ पे अर्थमेटिकल कैलकुलेशन की है, फोर्स और डिस्टेंस हमें दिया हुआ था, हमने उसके हिसाब से फार्मूला अरेंज किया, आंसर निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद अगला न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मिडिल लेवल का है। इस न्यूमेरिकल को मैंने लिया है रेज़निक और हैलिडे वॉकर की बुक से, ठीक है। वहाँ पे मिल जाएगा, ये फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सर्च कर लेना, मिल जाएगा। बस ये कहता है क्या है कि आ ब्लॉक इज अटैच्ड टू अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। सबसे पहले डायग्राम एनालिसिस कर लेते हैं। कहते हैं कि अ ब्लॉक इज अटैच्ड टू अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग।
हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है बेसिकली, ठीक है। एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक है जिसको हॉरिजॉन्टली स्प्रिंग के साथ कनेक्ट किया गया है। उसमें फोर्स का कांस्टेंट इतना है, यानी स्टिफनेस कितनी है, 200 न्यूटन मीटर, यानी 1 मीटर पे आपको 200 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। द स्प्रिंग इज इनिशियली इन इट्स रिलैक्स्ड। स्प्रिंग क्या था, अभी जब हमने इसको कुछ भी नहीं किया, स्प्रिंग में फासला इतना था, ठीक है। अब कुछ भी इतना ख़ास हुआ नहीं, 200 न्यूटन मीटर्स की वो थी, बिल्कुल रेस्ट स्टेट में था। हमने क्या किया, हमने इस पर 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की, इसको आहिस्ता से खींचा। जब हमने इसको आहिस्ता से खींचा तो ये थोड़ा सा डिस्टेंस पर मूव हो गया, और वो डिस्टेंस क्या था, क्वेश्चन को साथ साथ तुम लोग पढ़ते रहना। मैंने इसको थोड़ा सा खींचा, ठीक है। खींचने के बाद इसमें 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बना, तो 15 सेंटीमीटर मीन 0.15 मीटर, ठीक है। हमने ये काम किया, क्या था, कैलकुलेट द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि हमने ये काम तो किया, हमें अप्लाइड फोर्स बताओ, ठीक है, हम बता देंगे। फिर कहता है हाउ मच ऑफ दिस वर्क, यानी बेसिकली कह रहा है जो आपने वर्क डन मालूम किया है, इस वर्क पर इज स्टोर्ड है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, इतने वर्क पे बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी क्या रही, ठीक। फिर कहता है कि इफ सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, अगर ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन नहीं हो रही, सरफेस पर रगड़ नहीं हो रही, व्हाट हैपेंस टू द रिमेनिंग एनर्जी, जो उसकी बची हुई एनर्जी होगी उस पर क्या असर पड़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करो, ठीक है। सबसे पहले हमें कहा है कैलकुलेट द वर्क डन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक। हमने सारा डाटा बनाया, डाटा बनाने के बाद हमने वर्क डन कर दिया। वर्क डन क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू लिखा, एफ की जगह 20 न्यूटन की फोर्स है, एस यानी डिस्टेंस, उसको एस बोलो, उसको एक्स बोलो, उसको डी बोलो, बात एक ही है, ठीक है। 0.5 कॉस का कॉस थीटा, चूँकि हॉरिजॉन्टली हो रहा था, ठीक है, मामला क्या था, हॉरिजॉन्टली चल रहा था, ठीक। तो इसमें हमारे पास एंगल क्या है, 0, ठीक। तो कॉस 0 है बेसिकली, कॉस 0 क्या होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक। तो 0.15 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमारे पास 3 न्यूटन मीटर आंसर आ गया। उसके बाद हमें स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पूछा गया है। ये दूसरी चीज़ें आपने जो याद करनी है, ठीक है। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास, क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। बस आप लोग इतना समझ लो कि इसी को यूज़ करते हुए इसको निकाल लिया, m की जगह k आ गया, v की जगह क्या आ गया, x²। हालांकि ऐसा कतई नहीं होता, मैं जस्ट एक चीज़ को याद करवाने के लिए तरीक़ा बता रहा हूँ, ठीक है। मैं जस्ट याद करने के लिए तरीक़ा बता रहा हूँ, बाकी मर्ज़ी है, लेकिन हाँ ऐसा रियलिटी में नहीं होता कि एम की जगह ये आ गया, वी की जगह ये आ गया, ऐसा नहीं होता। पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ये फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी का, जिस तरीके से के इज इक्वल्स टू हाफ mv² होता है, इसी तरीके से यू इज इक्वल्स टू हाफ kx², ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी है, हमसे पूछा गया था, हमसे पूछा था हाउ मच ऑफ दिस वर्क इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रिंग, यानी ये जो वर्क हम कर रहे हैं, ये स्प्रिंग में पोटेंशियल कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर देगा। हमने जस्ट के की जगह 200 पुट कराया, एक्स की जगह 0.15 जो उसका डिस्टेंस था, ठीक है। स्क्वायर का स्क्वायर पुट कराया, आंसर आ गया हमारे पास, ठीक। उसके बाद रिमेनिंग पार्ट, अब रिमेनिंग पार्ट क्या कहता है, रिमेनिंग पार्ट कहता है कि सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, अगर सरफेस फ्रिक्शनलेस है, व्हाट हैपेंस टू द रिमेनिंग एनर्जी, कि उसकी बची हुई एनर्जी का क्या हुआ, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर ब्लॉक की आप कैलकुलेट करें, उसके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। बेसिकली हमारे पास जो वर्क डन, माजर भी नींद आ रही है, वर्क डन जो था एक्सटर्नल, ठीक है, यानी जो हमने उस पर अप्लाई किया वर्क, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने
पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का अगर सम कर लेते हैं, वो यानी जो आपने वर्क अप्लाई किया है ना, वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी है, उन दोनों का सम है वर्क, यानी उन दोनों को मिलाया तो इतना वर्क करना पड़ा। ठीक है, अब वर्क पता था और पोटेंशियल एनर्जी भी स्प्रिंग की पता थी, काइनेटिक एनर्जी नहीं पता थी। स्प्रिंग उस तरफ सेंड किया, डब्ल्यू माइनस यू हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऐसे रखा, डब्ल्यू हमारे पास आया था 3 न्यूटन और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आई थी 2.25, तो जस्ट हमने वैल्यूज पुट कराई, हमारे पास आंसर आ गया सही। उसके बाद ये तीसरा न्यूमेरिकल है, कोई करना चाहे तो कर लेना, लेकिन इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने कहाँ से लिया था, ये मैंने जी फिजिक्स बाय आई एरोडफ से लिया था। ये मेरे पास दूसरी शीट पे सॉल्व भी हुआ, लेकिन बहुत गंदा गलीज सॉल्व हुआ हुआ है, तो मैं उसकी शक्ल का दीदार अभी कराना नहीं चाह रहा। ये पहली शीट हमारे पास सॉल्व हो गई है। ठीक, ठीक है। उसके बाद ऑसिलेशन मैंने बताया था कि ये हमारे पास पीरियोडिक मोशन है बेसिकली। ठीक है, ऑसिलेशन मीन समथिंग मूविंग बैक एंड फोर्थ अगेन। ये सारी डिटेल्स जो अभी मैंने तुम लोगों को समझाई हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी में ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये बेसिकली टाइम पीरियड के लिए भी यूज़ हो जाता है। एंगल कवर्ड टाइम टेकन। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं एक और बात समझा दूँ, एक और कॉन्सेप्ट है जो कि काम आएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपके पास ये है, एक सर्कल है, आपने क्या किया, आपने अगर पूरा कवर कर लिया तो ये कितना बनेगा, 2 पाई बनेगा। ये कितना बनेगा, ये 2 पाई बनेगा। अब ये 2 पाई बन रहा है, ठीक है, लेकिन ये 2 पाई किसी ख़ास टाइम में बन रहा होगा, तो ये 2 पाई टी। अब ये किसी ख़ास टाइम में, लेकिन ये वेलोसिटी कौन सी है, एंगुलर, यानी इसकी कुछ ख़ास स्पीड होगी। वेव या ऑसिलेशन की ज़बान में इसको मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलूँगा। ठीक है, मैं कुछ चीज़ें हो सकता है थोड़ा सा हट के बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट से, लेकिन वो इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि टाइम कम है, वरना चीज़ को एक्सप्लेन बहुत अच्छे तरीके से कर दूँ मैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। हम चलते हैं वेव्स एंड ऑसिलेशन के पहले न्यूमेरिकल पर। ठीक है, हुक्स लॉ भी मैंने समझा दिया है, अब उम्मीद है क्लियर समझ में आ रहा होगा। पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास हुक्स लॉ का है। ठीक है, और ये बेसिकली है क्या, यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये पहली रेफरेंस मैंने दे दिया, ओपन स्टार कॉलेज फिजिक्स। ठीक है, बुक का नाम लिख देता हूँ, बताऊँ ना बताऊँ बात एक ही है। When 80 kilogram man stands on a pogo stick, the spring is compressed 0.12 मीटर। एक 80 किलो का आदमी है, ठीक है, वो स्प्रिंग पे खड़ा हुआ, स्प्रिंग दबा, स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, और कितना कंप्रेस हुआ, 0.12, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला था वो 0.12 था, यानी 0.12 मीटर कंप्रेस हो गया। अब क्या हुआ कि उसने इतनी, मतलब उसकी स्टिफनेस थी कि वो इतना दब गया, तो स्टिफनेस बेसिकली के होती है, फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, तो वो मालूम करनी है। विल द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बी मोर व्हेन ही हॉप्स डाउन द रोड। बेसिकली स्प्रिंग जो है वो रोड पर रखा हुआ, वो रोड पर उस स्प्रिंग के ऊपर उछले तो स्प्रिंग क्या कंप्रेस होगा या नहीं होगा। अबे भाई जाहिर सी बात है होगा, कॉमन सेंस की चीज़ है। आपने जस्ट क्या किया, फोर्स 80 किलोग्राम है, कंप्रेशन हमारे पास 0.12 मीटर की हुई है। यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पहले बताया कि रोड पे काम हो रहा है, और हमें बेसिकली यहाँ पे फोर्स नहीं गई, यहाँ पे जस्ट वेट, वज़न दे दिया गया है। ठीक है, कन्वर्ट कराना है F=mg। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है, तो जस्ट 80 F=ma होता है, तो ये जी भी एक तरीक़ा से हमारे पास ए का ही किरदार अदा कर रहा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, तो 9.8 हमने लिया, फोर्स आ गई। बेसिकली हमें फोर्स कहीं अगर ना दी गई हो और किलोग्राम दिया गया हो, तो हमें क्या करना है, वहाँ से जस्ट उसको 9.8 से मल्टीप्लाई कराना है और उसको फोर्स में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक,
अब हमने जब फोर्स में इसको कन्वर्ट कर लिया तो हमारे पास आया F इज इक्वल्स टू 784 न्यूटन। ठीक, उसके बाद हमारे पास F इज इक्वल्स टू के एक्स का फार्मूला था, हमने कि अलग किया, F अपॉन एक्स में 784, एक्स में 0.12 डाला, के हमारे पास ये आ गया। ठीक है, उसके बाद हुक्स का कांस्टेंट मैंने बताया कि के अगर ज़्यादा है तो हार्ड टू स्ट्रेट है, यानी उसको खींचना या कंप्रेस करना मुश्किल है। के अगर ज़्यादा यानी उसकी स्टिफनेस ज़्यादा है, यानी ढिटाई ज़्यादा, उसको ज़्यादा खींचना पड़ेगा तो वो कम खींचेगा। अगर के कम है तो ये ऐसा मामला है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए इसका बी पार्ट हमें सॉल्व करना है कि अगर स्टैंडिंग, अगर जाहिर सी बात है अगर वो सिर्फ खड़ा हुआ है, यानी वेट यानी ग्रेविटी और उसका अपना मास इक्वलाइजेशन में आ रहा है, तो मतलब है कोई मसला नहीं है। अगर वो उछला तो आप उसने एक्सटर्नल फोर्स लगाई है, उसकी अपनी फोर्स ग्रेविटी से ज़्यादा है, तो क्या हुआ, कंप्रेस हो जाएगा। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक ऐसा मोशन कि जिसमें ऑब्जेक्ट बैक एंड फोर्थ मूव करे, ये भी मैंने अभी समझा दिया, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। अब यहाँ पे एफ क्या है, रेस्ट कंडीशन में हम मिसाल के तौर पे ले रहे हैं, ठीक है, माइनस के एक्स है, मुझे पता है फोर्स क्या है, एम ए है, तो मास एम ए आ गया इज इक्वल टू माइनस के एक्स। मैंने ए एज इट इज यहीं पर रखा, मास मेरे यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, ए इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स आ गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, अब मैं तुम लोगों को ना यहाँ से पूरा नहीं समझा रहा, ठीक है, बस इतना याद रखना कि यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन आती है ऐसी, ठीक है, फिर यहाँ पे पूरा एक लंबा प्रोसेस है जिसको मैंने होमोजेनस इक्वेशन से सॉल्व किया है, अगली शीट पर भी है, ठीक है, लेकिन ये मैं पूरा नहीं समझा रहा, मैं जस्ट तुम लोगों को न्यूमेरिकल करते हुए इक्वेशन बताऊँगा। ठीक है, क्योंकि अभी इसको समझने का टाइम तुम लोगों को खुद पता है नहीं। यार मेरी छठी शीट कहाँ गई, 8 9, ठीक है, हमारा ये पहला न्यूमेरिकल है और सिंपल हार्मोनिक मोशन वगैरह जिसमें आए हुए होंगे, थोड़ा सा मुश्किल है बट डरना नहीं है। ठीक है, बहुत आसान न्यूमेरिकल है भाई। कहता है क्या, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, एक ऑब्जेक्ट है जो कि सरफेस कैसी हॉरिजॉन्टल है और फ्रिक्शनलेस है। कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको, एक ऑब्जेक्ट और स्प्रिंग है, दोनों को हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा गया और स्प्रिंग को उससे लगाकर खींचा गया है। जैसे ही खींच के छोड़ेंगे तो वो क्या करेगा, इट विल ऑसिलेट, ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा। इफ़ इट इज़ डिस्प्लेस्ड बाय 0.12 मीटर फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी इसको खींचा गया, कितना खींचा गया, 0.12 मीटर। ठीक है, जब इतना खींचा गया और फिर उसको रिलीज़ किया गया इनिशियल स्पीड 0 से, यानी इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दी गई, छोड़ दिया गया, तो आफ्टर 0.8 सेकेंड, यानी 0.8 सेकेंड के बाद इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, अपोजिट साइड पे 0.12 मीटर हो गई। ठीक, एंड इट हैज़ पास्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी बेसिकली ये यूँ हो रहा था, यूँ हो रहा था, यूँ हो रहा था, यूँ होते 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 ये जो पॉइंट था इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट था। ठीक है, हमें कहता है कि एम्पलीट्यूड मालूम करना है, एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम जो लेंथ वो कवर कर रहा है, द पीरियड, टाइम पीरियड मालूम करना है और फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। ये मैंने डाटा बनाया क्वेश्चन की मदद से। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस है, हमारे पास दो डिस्टेंसेस गिवन है यहाँ पे, एक 0.12, एक 0.12 माइनस में, एक प्लस में है। ठीक है, मैक्सिमम लेना है तो प्लस वाला लेंगे, तो एम्पलीट्यूड कितना आ गया, 0.12। देखो कोई कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ी, जस्ट क्या था, अगर शुरू की थ्योरी समझ लेते तो तुम लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता जो मैंने अभी समझाया। मैं दोबारा उसको रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है, मैंने 0.12 माइनस में कैसे लिया, देखो, इट आफ्टर 0.8 सेकेंड फाउंड टू बी 0.12 ऑन अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड में क्या हुई, अगर सीधा जा रहा है तो प्लस, अगर अपोजिट जा रहा है तो माइनस, मैंने माइनस में ले लिया, यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है। ठीक है, अब मुझे टाइम पीरियड निकालना, टाइम पीरियड का एक फार्मूला ये है। ठीक है, मेरे जहन में कैसे आएगा कि मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करूँ,
ठीक है। तो बेसिकली अब करना क्या है मुझे, टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन ओमेगा, ठीक। तो अब ओमेगा का एक फार्मूला ये भी होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मैं इसीलिए कह रहा था आपको थोड़ा सा रट्टा लगाना पड़ेगा, वरना अगर मैं समझा देता तो समझ में आ भी जाता। देखो ओमेगा का एक फार्मूला बनेगा ओमेगा 2 पाई/टी, और एक फार्मूला सिर्फ पाई/टी भी है। यानी अगर मैं देखो ओमेगा क्या है, 2 पाई/टी, ठीक है। मैंने डिस्टेंस कवर किया इतना, आधा कवर किया है, तो मैं यहाँ पे ओमेगा कितना लूँगा, पाई/टी। पूरा कवर नहीं किया, अगर पूरा कवर किया तो 2 पाई/टी, अगर आधा कवर किया है तो पाई/टी, ठीक है। अब दिमाग में एक सवाल आता है कि आपने यहाँ पे आधा क्यों रखा, आधे वाला कॉन्सेप्ट क्यों रखा है, सही है। तो दिमाग में कॉन्सेप्ट आता है कि मैंने आधे वाला कॉन्सेप्ट क्यों रखा है ना यहाँ पर। तो ये है कि यहाँ पर 0.12 जा रहा है यूँ, 0.12 फिर 0.12, अब आते हुए इसका क्या है, आधा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो ओमेगा क्या है, मैंने पाई/टी रख दिया, यानी आधे वाला कॉन्सेप्ट रख दिया यहाँ पर उठाकर। प्रैक्टिस करना, तुम लोगों को याद हो जाएगी ये चीज़, ये रट्टा मार के चले जाना, ठीक है। तो जस्ट मैंने वैल्यूज पुट कराई, 2 पाई खुद एक वैल्यू है, पाई खुद एक वैल्यू, यूं यूं कैंसिल मत करा देना भाई, ठीक है। अलग अलग होगा, पाई पाई पाई, भाई भाई भाई। 0.8, नींद आई बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। टी इक्वल्स टू 1.6 सेकेंड आंसर आ जाएगा। अब जब टी आ जाए तो फ्रीक्वेंसी खुद ही आ जाती है, क्योंकि दोनों में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, ठीक है। तो ऐसे करके लिखेंगे, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं बेसिकली। तो 0.625 आंसर आ जाएगा, टी के जगह 1.6 दे के मारेंगे, पूरा न्यूमेरिकल हमारे पास सॉल्व हो गया। बताओ इस न्यूमेरिकल में मुश्किल क्या है, एम ही परेशान हुए जा रहे हो, ठीक है भाई। इसको देख के घबराना नहीं है, बहुत आसान है, जब मैं हूँ ना तो मैं कर दूंगा, ठीक है। बट मैं इसका सॉल्यूशन अभी खुद नहीं बता रहा, ठीक है, चलो बता दूंगा। अच्छा, अब हमारे पास न्यूमेरिकल 14.3 आता है, ट्यूनिंग फॉक। ट्यूनिंग फॉक क्या होती है, ट्यूनिंग फॉक ना हमारे पास इस तरीके की फॉक होती है, अगर किसी ने नहीं देखी अपने कॉलेज में, तो बेसिकली इस तरीके की एक फॉक होती है, ठीक है। और ये बेसिकली ग्लास पे मारते हैं, तो एक प्रैक्टिकल होता है उसका। अब कहता है द टिप ऑफ ट्यूनिंग फॉक, द टिप ऑफ ट्यूनिंग फॉक, जो उसकी टिप है वो गोज थ्रू 440 कंप्लीट वाइब्रेशंस इन 0.5 सेकेंड। यानी वो 0.5 सेकेंड के अंदर अंदर इतनी वाइब्रेशन 440 वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। जस्ट हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी बतानी है और पीरियड ऑफ मोशन बताना है, ठीक है। यानी टाइम पीरियड कैपिटल टी बताना है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, हाय अल्लाह, तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या है हमारे पास, जब भी हमें वाइब्रेशंस दी जाएं, ठीक है, हमें वाइब्रेशन दी जाए और बोला जाए वाइब्रेशन इतने सेकंड में हो रही है, और फिर उसके मुताबिक बोल दी जाए कि फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो एन की जगह 440 लगा, टी की जगह 0.5 लगा, दोनों वैल्यूज ऊपर गिवन है, 880 हर्ट्स, यानी एक सेकंड में 880 हर्ट्स हमारे पास वो साइकिल कंप्लीट हो रही है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। उसके बाद हमें करना क्या है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता करनी है। अभी हमने सिर्फ फ्रीक्वेंसी पता की है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया था, 2 पाई एफ होता है, 2 पाई एफ होता है। यार मुझे ना हो सकता है शायद कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक आ जाए, तो चेक कर लेना, क्योंकि मैं शदीद नींद में हो रहा हूँ, इस पर नींद में धुत हो रहा हूँ मैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना, कॉपरेट करना, सॉरी, ठीक है। बोल रहा हूँ ना नींद में हो रहा है, दिमाग कॉम्प्रोमाइज़ मुझसे निकल गया, ठीक है। तो एफ़ की जगह मैंने क्या लगा दिया, 880,
ठीक है, तो मेरे पास क्या हुआ, रेडियन में आंसर आ गया। मैं एक और बात बताऊं कि भाई जितनी भी कैलकुलेशंस वेव्स ऑसिलेशन वगैरह के टॉपिक्स में करो, कोशिश करना कैलकुलेटर को रेडियन पे कन्वर्ट कर लो। जब तक रेडियन पे कन्वर्ट नहीं करोगे भंड हो जाएगा। पता चला पाई/2 लगाने के बजाय उठा के 90 का एंगल लगा दिया, टाटा बाय बाय गुड बाय गया। ठीक है, यहाँ पे हमने टाइम पीरियड निकाल दिया, वही वाला फार्मूला जस्ट पुट कराया, आंसर आ गया 1/f 180। ठीक है, बच्चों वाली चीज़ है, और ये न्यूमेरिकल तो बहुत ही ज़्यादा बच्चों वाला है। ठीक है भाई, माजरत मैं बीच में चुप हुआ जा रहा हूँ, मेरा ना दम निकल रहा है नींद से। सही है, कितने रह गए यार पेजेस, अल्लाह अकबर, अभी भी 3 पेजेस बाकी हैं, देख लेंगे भाई। 3 ये हैं और 7 ये, अस्तगफुरुल्लाह 7 भाई, 10 पेजेस और हैं। अभी 3 को टारगेट कर लेते हैं, बाकी देख लेंगे भाई, अभी 3 को गोली मारो। अच्छा ठीक है, न्यूमेरिकल 14.4, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज शोन इन फिगर। अब बंदा जब देखता है ना कि ऐसा ग्राफ आया हुआ है और हमारे पास कोई वैल्यू नहीं दी हुई, तो बंदा देखते ही डर जाता है। देखो डरना नहीं है, ठीक है। कहता है यार डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑसिलेट, भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ऑसिलेट कर रहा है, वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। ठीक है, वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, हमने उसको एक ग्राफ में प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब उसकी जो मैक्सिमम है ना, यानी यानी ये उसका मीन पॉइंट है, वो अपने मैक्सिमम पॉइंट इस तरफ गया, तो वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ग्राफ से हमने एक चीज़ ये पता लगाई, जा कितने में रहा है, 16 सेकंड में जा रहा है। देखो यहाँ से वेव गई, ये प्लॉट करते 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 यहाँ पर, यानी 15 से थोड़ा सा आगे आ रहा है, इसको 16 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली किसका ग्राफ है, टाइम का है। ठीक है, ये टाइम का एक्सेस है, तो ये टाइम और यूनिट क्या है, सेकंड। ठीक है, तो बेसिकली टाइम को सेकंड में कन्वर्ट नहीं करना होगा, बल्कि हमें दिया हुआ ही सेकंड में है। ठीक है, तो हमने यहाँ से टाइम पीरियड निकाल लिया 16 सेकंड, तो हमारा टाइम पीरियड तो डायरेक्ट ही आ गया भाई। हमें कहा गया कि एम्पलीट्यूड निकालना है, एम्पलीट्यूड भी दिया हुआ है, देखो एक -10 सेंटीमीटर है, एक 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, मैक्सिमम लिया जाता है, तो हमारे पास क्या होगा, 10 सेंटीमीटर में प्लस में आएगा, तो ले लिया 10 सेंटीमीटर। उसके बाद हम टी भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 1/t, 1/t 1/t। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू 1/t, तो टी हमारे पास 16 सेकंड था, जिस मैंने पुट कराया मेरे पास आंसर आ गया। बताओ इस न्यूमेरिकल में क्या मुश्किल है, कोई मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है। मुश्किल न्यूमेरिकल तो बेटा अभी थोड़ी देर में आने वाला है, सही से तुम लोगों का दम निकल जाएगा। ये भी बहुत बच्चों वाला हलवा न्यूमेरिकल है। ठीक है, न्यूमेरिकल देखने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन सॉल्व करने में बहुत आसान है। ठीक है, जस्ट हमें जस्ट हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, जस्ट हमें यहाँ पे सॉल्व करना है एक सपोजिशन को। कहता है यू आर पुशिंग योर नेफ्यू ऑन अ प्ले ग्राउंड स्विंग। प्ले ग्राउंड स्विंग यानी प्ले ग्राउंड में लगा हुआ झूला। ठीक है, आप उस पर अपने भांजे को, भले ही भांजा ना हो भाई, अभी भांजा थोड़ी देर लेकर आ जाओ। ठीक है, आपने उसको पे बिठाया, आप उसको झूला झुला रहे हैं। अच्छा, द स्विंग सीट इज सस्पेंडेड। ठीक है, अब जो स्विंग की सीट उसको सस्पेंड किया गया है, यानी लटकाया गया है एक हॉरिजॉन्टल, यानी उस रॉड, जिस रॉड से लटकाया गया उस पर हॉरिजॉन्टल बार बने हुए, उस बार्स के अंदर रस्सी डली हुई है दोनों जगहों पे, और उसके नीचे एक झूला है और एक ट्रे जिस पर बच्चा बैठा हुआ है। ठीक है, और वो जो स्ट्रिंग्स है ना, रस्सियाँ हैं या चेन है, जो भी हैं, वो बहुत लाइट हैं, यानी उनका मास हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस विद स्विंग एस्टिमेट द लेंथ ऑफ ईच चेन। अब आपके पास जैसा भी एक्सपीरियंस हुआ स्विंग का, यानी उस झूले का, आप उसके मुताबिक उसकी लेंथ को एस्टिमेट करें। तो हमने लेंथ को एस्टिमेट यहाँ पे 6 फीट कर लिया, मैनुअल में 6 फीट दिया हुआ था, तो मैंने कहा 6 फीट ही लगा देते हैं। 6 फीट कर लिया।
ठीक है, पियर्सन का मैनुअल मैं यूज़ कर रहा हूँ। ट्रीट द मोशन ऑफ चाइल्ड एज दैट ऑफ सिंपल पेंडुलम, यानी वो जब झूला झूल रहा है तो उसका मोशन हमने सिंपल पेंडुलम हमने कंसिडर करना है और अज्यूम करना है कि उस बच्चे की सेफ्टी के लिए अज्यूम दैट फॉर सेफ्टी द एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन इज केप्ट स्मॉल, यानी बच्चा जब झूल रहा है ना, झूल रहा है तो उसकी जो लेंथ है, देखो बेसिकली ठीक है, यहाँ पे मिसाल के तौर पे झूला लगा हुआ है, अब यहाँ पर होते 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 आ रहा है, ठीक। अब जब यहाँ पर होते 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 आ रहा है तो हमारे पास ये जो चीज़ है, ये मैक्सिमम हाइट जा रही है हमारी, तो ये क्या है, ये एम्पलीट्यूड है भाई, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड है, कह रहा है बच्चे की सेफ्टी के लिए ये एम्पलीट्यूड कम रखा गया है, यानी उसको बहुत कम दूर तक उछाला गया है, ठीक है। ट्रीट द मोशन ऑफ चाइल्ड सिंपल पेंडुलम एंड अज्यूम फॉर द सेफ्टी द एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन इज स्मॉल, यू गिव योर इफ यू आर लाइट पुश, ताकि हम उसको हल्का सा धक्का दे रहे हैं ताकि इसमें एम्पलीट्यूड कम बने। ईच टाइम, हर दफ़ा, ही रीचेज इज क्लोजेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम यू, तो वो आपके बहुत करीबी डिस्टेंस पर रहता है। हाउ मच टाइम elapses बिटवीन योर पुशेस, आपके टाइम में कितना एलेप्शन आया है, ठीक है। बेसिकली वो मालूम करना है, तो हमने जस्ट क्या किया, हमारे पास पूरा फार्मूला गिवन है, ठीक है। हमारे पास ये जो फार्मूला ये बेसिकली मीटर के यूनिट में डिफाइन हुआ हुआ है या डिराइव हुआ हुआ है, तो मैं इसको मीटर के तौर पे कन्वर्ट करने के लिए इसलिए मीटर में कन्वर्ट किया। 2 पाई एक्यूरेट लगा, एल मेरे पास 2 लगा, जी की वैल्यू गिवन है, टाइम आ गया। अगला न्यूमेरिकल हमारे पास 14.7 में कहता है कि 2.40 किलोग्राम बॉल इज अटैच टू एन अननोन स्प्रिंग, एक तकरीबन 2.5 किलो की एक बॉल है, उसको एक अननोन स्प्रिंग से अटैच कराया गया, ठीक है। ढाई किलो की बॉल है, अबे चल ना, 2.4 kg की एक बॉल है, ठीक है। उसको अटैच कराया गया एक अननोन स्प्रिंग से, ठीक है। और ये क्या है, ये इसको ऑसिलेट, हम यहाँ पे खींचा, ये ऑसिलेट करना स्टार्ट हो गया, यूँ करके ऑसिलेट हो रहा है, ठीक। अब हमने क्या किया, ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे जा रहा था, मिसाल के तौर पर 3 सेंटीमीटर पे, अपोजिट साइड में भी 3 सेंटीमीटर पे जा रहा था, तो ये बेसिकली मैंने क्या किया, इसके मैंने डिस्टेंसेस ग्राफ में बना दिए, ठीक है। और कितने टाइम में जा रहा था तो यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे मैं टाइम ले लूँगा, ठीक। तो अब जस्ट मुझे क्या करना है, पीरियड मालूम करना है, ठीक। इसका सॉल्यूशन मुझे वेरीफाई करवाना है, तो मैं वेरीफाई करके ही इसका सॉल्यूशन भेजूँगा। फर्दर मैं इसका तरीका बता देता हूँ। पीरियड में क्या करना है, पीरियड में जस्ट आपके पास जो पीरियड का फार्मूला है आपने वो यूज़ करना है, ठीक है। 2 पाई L/G। सबसे पहले तो यार एक चीज़ याद रखना, केजी जो हमें दिया हुआ है उसको क्या करना है, फोर्स में कन्वर्ट कराना है, ठीक है। फोर्स में कन्वर्ट करा लेना। दूसरी चीज़ ये, फ्रीक्वेंसी कैसे मालूम करोगे, फ्रीक्वेंसी मैंने जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला करवाया था उसी के थ्रू मालूम करना, ठीक है। फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई F, ठीक है। फिर एम्पलीट्यूड हमारे पास 3 हो जाएगा, और फोर्स कांस्टेंट हम हुक्स लॉ के थ्रू मालूम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो आपको वेरीफाई करनी है चीज़ वो ये कि यहाँ पे जब हम एक हाफ साइकिल कर रहे हैं तो 0.5 है, कंप्लीट साइकिल कर रहे हैं तो 1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कंप्लीट साइकिल बन रही है तो 1 सेकेंड। फिर एक साइकिल है जो आधी और है 1.5, और एक है थोड़ा सा और, तो 0.1 कंसीडर करेंगे तो 1.6। साइकिल कम्प्लीटली जाती है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। अब ये पूरा सॉल्व हुआ हुआ है, ठीक है।
ये न्यूमेरिकल है, इसकी बात कर रहा हूँ, पेज नंबर 12 13। हाँ सही है, ठीक है। लेकिन इसको वेरीफाई करवाना है, आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमें कहता है कि हमारे पास एक फिजिक्स लैब में आपने 0.2 किलोग्राम का एयर ट्रैक ग्लाइडर अटैच किया एक नेग्लिजिबल स्प्रिंग से। यानी बेसिकली आपने, मिसाल के तौर पे आप फिजिक्स लैब में गए, आपने फिजिक्स लैब में जाकर आपने एक रस्सी बांधी। एयर ट्रैक ग्लाइडर क्या होता है? ग्लाइडर छोटे से एयरक्राफ्ट को कहते हैं, यानी जो छोटे छोटे तैयारे होते हैं जिसमें एक ही बंदा बैठ सकता है, दो बंदा बैठ सकते हैं बस, वो जो छोटे छोटे आमतौर पे समंदर वगैरह पे भी होते हैं। पाकिस्तान में तो पता नहीं होते हैं नहीं होते, बाहर ज़रूर होते हैं। तो ऐसी सैर करने के लिए ज़्यादा फिर आदमी नीचे आते हैं। वो जो ग्लाइडर है वो खिलौने वाला ग्लाइडर इन्होंने लिया है, और उसको एक रस्सी से बांधा है, और वो उसको छोड़ेंगे वो ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। कहता है elapsed time from when the glider first moves through the equilibrium point to the second time it moves through that point is 2.6 सेकेंड, ठीक है। मुश्किल बात लिखी हुई है, कह रहा है कि जब हमने उसको छोड़ा तो वो अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से मूव करेगा, ठीक। मूव करने के बाद क्या हुआ कि सेकंड टाइम जब हम उसको मूव कर रहे थे तो उसके पहले में और उसके दूसरे में जो टाइम था ना वो 2.6 सेकेंड था, सही है। when the glider first moves through equilibrium point, ठीक। जब वो अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से पहले मूव हुआ, फिर दूसरी बार जब मूव हुआ वहाँ से, तो उसमें टाइम कितना था? 2.6 सेकेंड था। जस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मालूम करना है। अब यहाँ पे देखो, मास दिया हुआ है, सही है, और आपके पास टाइम दिया हुआ है, ठीक। जब मास दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और आपसे स्प्रिंग का कांस्टेंट पूछा हुआ है, तो टाइम का फॉर्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो जस्ट हमने क्या किया, मैंने यहाँ पे सिर्फ अर्थमेटिकल अरेंजमेंट कराई। अब मेरी यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, ठीक है। यहाँ पे देखना मैंने क्या किया, T/2, 2 उस तरफ जाएगा, ये 5.2 ऐसे जाएगा, मैंने 2 से डिवाइड क्यों किया है, ठीक है। देखो ग्लाइडर है, वो मूव कर रहा है फर्स्ट मूव से, फिर वो सेकंड मूव पर आ रहा है, ठीक। यानी उसने बेसिकली 2.6 में एक कवर किया। जब उसने एक कवर किया तो 2.6 था एक पर, सेकंड टाइम कवर किया तो वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी बेसिकली T/2 एक का 2.6 सेकेंड, दो का 5.2 सेकेंड। मैंने यहाँ पे यही किया, 2.6 को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 5.2 सेकेंड आ गया। टोटल टाइम करना था ना, यहाँ पे टोटल टाइम लगता है, तो टोटल टाइम में मैंने लगा दिया, ठीक है। मास मेरे पास 0.2 था, मेरे पास फोर्स का कांस्टेंट आ गया, सही है। उसके बाद अगला न्यूमेरिकल है, माजरत के साथ मैं सारे न्यूमेरिकल नहीं कर सकता, मेरी हिम्मत नहीं हो रही, हिम्मत नहीं पड़ रही, ये भी बड़ा मुश्किल से कर रहा हूँ, मेरी हालत टाइट हो रही है अब, क्योंकि बहुत शदीद नींद आ रही है, और मेरे ख्याल से शायद फजर का वक्त होने भी वाला है। ये हाँ, फजर का वक्त होने वाला है। खैर देखते हैं, ज़्यादा अभी तो खैर अच्छा खासा टाइम है फजर में, लेकिन करीब ही है फजर का वक्त। When an object of unknown mass is attached to an ideal spring with a force constant 120 न्यूटन मीटर, बेसिकली हमने अपने ऑब्जेक्ट को एक अननोन मास अटैच किया उससे, वो मास नहीं दिया गया हमें, ठीक है। हमें हमने एक स्प्रिंग से कनेक्ट उसको
जोड़ दिया, अटैच कर दिया। उस स्प्रिंग का जो फोर्स कांस्टेंट था वो 120 न्यूटन मीटर था। उसको देखा गया कि वो वाइब्रेट कर रहा है 6 हर्ट्ज से, यानी 1 सेकंड में 6 साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, कहता है कि सबसे पहले पीरियड ऑफ टाइम मालूम करो, फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी मालूम करो, फिर मास ऑफ ऑब्जेक्ट मालूम करो। कर लेते हैं मालूम, कोई मुश्किल बात ही नहीं है। ठीक है, हमें सबसे पहले देखो क्या दिया गया है। मास, फोर्स कांस्टेंट दिया गया, मास नहीं दिया हुआ। हमारे दिमाग में आया कि ये वाला फार्मूला लगा लेते हैं, हमारी बचत हो जाएगी। 2πm/k। क्यों? क्योंकि हमें पीरियड पूछा गया है। पाई पता चल जाएगा, मास पता चल जाएगा। मास हमें दिया हुआ नहीं है, ये भी नहीं दिया हुआ, फंस जाएंगे। तो ये मतलब ये यूज़ नहीं हो सकता, ये यूज़ नहीं हो सकता। तो अब हमने फिर देखा कि फ्रीक्वेंसी दी हुई है, टाइम पूछा हुआ है, टाइम और फ्रीक्वेंसी का हाफ रिलेशन होता है। तो क्या हुआ, मैंने इसको यूज़ किया, टाइम और ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। जस्ट मैंने पुट कराया, मेरे पास आंसर आ गया। मैं इसलिए इस तरीक़े से समझा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा तुम लोग इंगेज हो, तुम लोगों के दिमाग में वो चीज़ बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यही फार्मूला है। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ये फार्मूला है। ठीक है, तो हमारे पास ये फार्मूला बेसिकली आ गया 37.68। उसके बाद हमने जस्ट क्या किया, यहाँ पर टाइम पीरियड लगाया। तो टाइम पीरियड के थ्रू, टाइम पीरियड हमारे पास गिवन था, जस्ट हमने इक्वेशन रीअरेंज की। रीअरेंज खुद करना तुम लोग, बोथ साइड पे स्क्वायरिंग कर लेना, आसानी से हो जाएगा, वरना अलग अलग करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे पास मास कितना आ गया, 0.084 kg। ठीक है, उसके बाद 14.10 है। 14.10 हमें कहता है कि वैन 0.7 किलोग्राम। यार अली, तुम्हें चैन नहीं है? अच्छा, ये इनसाइड से मैंने गलती से शायद कर दिया होगा। खैर भाई, वैन 0.75 किलोग्राम मास ऑसिलेट्स। मैंने एक मास लिया, मिसाल के तौर पर एक ब्लॉक लिया। ठीक है, मैंने उसको आइडियल स्प्रिंग से जोड़ दिया और मैंने उसको छोड़ा होगा, वो साइकिल कंप्लीट कर रहा होगा 1.75 1 सेकंड में। ठीक है, 1.75 उसकी फ्रीक्वेंसी है, मास उसका इतना है। ठीक है, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है ये। व्हाट विल द फ्रीक्वेंसी अब कह रहे हैं मास 0.75 है तो फ्रीक्वेंसी इतनी है। अब कह रहे हैं कि अगर 0.2 में इसमें ऐड कराऊँ तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, और अगर 0.22 इसमें सबट्रैक्ट कराऊँ तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि आप यहाँ पे ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये हिंट दी हुई है बेसिकली ना। ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम विदाउट फाइंडिंग द फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो विदाउट फाइंडिंग द स्प्रिंग का कांस्टेंट। हमें पता है ये रिलेशन बनता है, हमने इस रिलेशन के हिसाब से इक्वेशन बनाई। जब हमने इक्वेशन बनाई तो हमारे पास क्या हुआ, हमने पार्ट ए पार्ट बी दोनों के लिए हमने इक्वेशन को डिज़ाइन करना है। सही है, हमने इक्वेशन को डिज़ाइन करना है। सही है, पहला पार्ट क्या था, ये था। तो 0.75 में 0.22 ऐड कराऊंगा। क्यों? क्योंकि एडेड टू ओरिजिनल मास, यानी हमें जो मास लेना है वो ऐड करके लेना है। इक्वेशन बनाई थी, F1 उस साइड पे मैंने सेंड किया था, इसलिए F1 यहाँ पर आ गया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एम ओरिजिनल में मैं 0.22 ऐड कर रहा हूँ, तो मेरे पास मास ये आ गया, मैं ये वाला मास यूज़ करूँगा। ठीक है, M1 ओरिजिनल मास है, पुट करा दूँगा। M2 0.97 है,
ये पुट करा दूंगा तो मेरे पास क्या हुआ, आंसर आ गया सेम एज यही। ये एज इट इज उतारा, सॉरी भाई कॉपरेट कर लेना, नींद आ रही है, भगाने के लिए खाया है, ठीक है। ये आ गया ओरिजिनल, ये है हमारे पास, हमने सब्ट्रैक्ट कराना है 0.22, तो हमारे पास मास इतना आ गया। ओरिजिनल मास वही लगेगा, नया मास हमारे पास ये आया m2, हमने कैलकुलेट कराया, खल्लास आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद उसके बाद हमारे पास 14.11 भी है भाई। ये न्यूमेरिकल मुश्किल है, ठीक है, ये पहला मुश्किल न्यूमेरिकल है। अब मैं इसे पूरी जान से समझाऊंगा, और मैं पहले ही बता रहा हूँ इंसान के बच्चों की तरह बगैर स्किप किए हुए देखना। कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इज अंडरगोइंग एसएचएम, एक ऑब्जेक्ट है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करके चल रहा है विथ पीरियड 0.9 सेकेंड एंड एम्पलीट्यूड, यानी उसकी मैक्सिमम जो खिंचाव होगा वो 0.32 है और टाइम पीरियड 0.9 है, इतने सेकेंड में काम हो रहा है, ठीक है। एट t0, टाइम कितना था, 0 था, ठीक है, और उसकी जो ऑब्जेक्ट जो था वो 0.32 मीटर के फासले पर था अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से, एंड इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट, तो वो रेस्ट में था। आप कहता है कि कैलकुलेट करो, कैलकुलेट द टाइम इट्स टेक द ऑब्जेक्ट टू गो। कहता है कि देखो ये क्या है, ये इनिशियल है, तो कहते हैं 0.32 से वो 0.16 पे गया है, ठीक है, यानी बेसिकली इतने पे इतना आ गया, ये हमने करवाया फोर्स के, एक्सटर्नल फोर्स के ज़रिए, तो इनिशियल लिए फाइनल लिए। फिर कहता है कि दूसरी कंडीशन आपको ये दी गई है कि वो 0.16 के इनिशियल से 0 पर आ गया। हाइपोथेटिकल कंडीशन है, ये रियल कंडीशन नहीं हो सकती। मैंने जस्ट डेटा मेरे पास कुछ है ही नहीं। मैंने शुरू में बताया था कि अगर किसी ख़ास टाइम पर, अरे यार अनवर साहब आपको भी चैन नहीं है, व्हाट्सएप पे मैसेज करे जा रहे हैं। ये हो गया, ठीक है। मैंने कहा था किसी भी ख़ास टाइम पर अगर मुझे कैलकुलेशन ऑफ टाइम करनी हो, किसी भी ख़ास डिस्टेंस पर अगर मुझे कैलकुलेशन ऑफ टाइम करनी हो, तो मैं इस फार्मूले को इस्तेमाल करूँगा, सही है। ओमेगा होता है 2π/t, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 टाइम 0.9 हो गया, कराया मैंने, आंसर आ गया। इसमें ओमेगा आ रहा था बेसिकली। अब मैं क्या करूँगा, xt, पहले मैंने 0.16 पर काम करना है। 0.16 मेरा क्या है भाई, जल्दी बताओ ना। मेरे पास फाइनल है, यानी यहाँ से यहाँ गया है, ठीक है। मुझे 0.32 का दिया हुआ है मामला, ठीक। 0.16 जो है ना, उस पर भी काम करना है, तो मैंने क्या किया, इस वाले फार्मूले में xt की जगह 0.16 पुट कराया, क्योंकि मुझे उसके मुताबिक काम करना है। फिर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मुझे ये दिया हुआ 0.32, तो एम्पलीट्यूड मैंने पुट कराया 0.32, कॉस का कॉस, ओमेगा का ओमेगा, टी का टी, ठीक है। अब 0.32 इधर मल्टीप्लाई होता है, इधर आके डिवाइड हो गया, दोनों को काटा, 1/2 आया, कॉस ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी 1/2, ठीक है, ओमेगा टी, ठीक है। कॉस उस तरफ गया तो कॉस इन कॉस उधर गया तो कॉस इन्वर्स हो गया, ठीक है। कॉस इन्वर्स क्या होता है, कॉस इन्वर्स 0.5। तो ये जो काम कराना है भाई, ये रेडियंस में कराना है, ठीक है, क्योंकि देखो नीचे का जो ओमेगा है ना, वो हमारे पास रेडियन में। अगर किसी को रेडियन में कन्वर्ट कराना नहीं आता, तो मैं बता देता हूँ कि पहले शिफ्ट दबाना, फिर मॉड दबाना, फिर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4 दबा देना, तो तुम लोगों को ऊपर जो होगा वो देखो रेडियन में आ जाएगा। ये देखो रेडियन आ रहा है, तो ये रेडियन में आ जाएगा। अब जस्ट तुम लोग कराओ कॉस इन्फिनिटी, कॉस इनवर्स, देखो 1 मल्टीप्लाई बाय पाई इक्वल्स टू पाई, तो पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 आंसर आ गया, ठीक है।
पाई/3 ये ओमेगा इस तरफ मल्टीप्लाई होता है उस तरफ जाके पूरी की वैल्यू से डिवाइड हो गया, तो मैं ये डिवाइड हो गया। ठीक है, अब याद रखना पहले इसको अलग से सॉल्व करना फिर इसको अलग से सॉल्व करना, वरना आंसर गलत आ जाएगा। चैलेंज के साथ कह रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। तो टी कितना आ गया, 0.151 आ गया। ठीक, अब मुझे बेसिकली टाइम का डिफरेंस निकालना है ना, तो टी टू 0.15 देखो हमारे पास यहाँ पे ना दो दो डिस्टेंसेस है, एक 0.16 मीटर, एक 0.32। 0.16 मीटर जब था तो उस वक्त का हमने टाइम निकाला, 0.15 आया। 0.32 जब था उस वक्त हमारे पास क्या था, कुछ था ही नहीं, तो हमारे पास क्या है, 0। तो T2 मैंने निकाल लिया, डिफरेंस बेसिकली 0.15 आ गया। पार्ट बी के लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, वही दोबारा से लगाया, एक्स टी क्या हुआ, 0 लगा दिया मैंने। एक्स टी मैंने 0 क्यों लगाया है, ये फंक्शन मैंने 0 क्यों लिया है, मैंने इसलिए 0 लिया है कि यहाँ पर कहाँ गया, फाइनल जो है ना वो 0 है, मैं फाइनल के लिए काम कर रहा हूँ ना, तो फाइनल 0 है। जस्ट एक ही जगह वही 0.32 एम्पलीट्यूड है ओमेगा। ठीक है, अब 0.32 जब इस साइड पर सेंड किया तो हमारे पास ऑब्वियसली ये भी 0 हो गया, तो कॉस ओमेगा टी इक्वल टू 0 मैंने लिख दिया। ओमेगा टी एज रहेगा, कॉस दूसरी जगह पे जाके कॉस इन्वर्स हो जाएगा, तो कॉस इन्वर्स 0 ओमेगा टी पाई/2। ओमेगा टी बेसिकली मैंने टी निकालना था तो ओमेगा उस साइड पे भेजा, तो ओमेगा थर्ड पार्टी से फर्स्ट पार्टी एलिमेंट बना, मैंने जस्ट वैल्यूज पुट कराई, पाई/2। पाई/2 को अलग सॉल्व करना, ओमेगा अलग आएगा 6.98, तो मेरे पास 0.225 यानी जब उस पोजीशन पर है तो उस वक्त का आया। अब उस पोजीशन पर पहुंचने में टाइम डिफरेंस कितना आया, टाइम फ्रॉम 0.16 टू 0। ठीक है, यानी ये फाइनल है, ये इनिशियल है। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो मैंने क्या किया, 0 पॉइंट इनिशियल फाइनल माइनस कर लेंगे ना, जैसे 0.16 से हमारे पास 0 पे गया। ठीक है, तो बेसिकली ये 0 क्या था, फाइनल था, 0.16 क्या था, इनिशियल था, तो फाइनल फाइनल माइनस इनिशियल, तो टी यानी टी 0 के फासले पर और टी 0.16 वाले फासले पर, यानी टाइम उस वक्त जब 0 फासला था और टाइम उस वक्त जब 0.16 फासला था। हमने टाइम निकाला था जब 0.16 फासला था, तो कितना आया था, 0.15, तो मैंने उसकी जगह 0.15 रखा। टी 0 जब हमने निकाला यानी हमारा जो मास है वो 0 फासले पर है। ठीक है, तो उस वक्त का जो टाइम निकाला था हमने वो 0.225 था, दोनों को माइनस कराया, आंसर आ गया। तो ये बेसिकली क्यों निकाला था, क्योंकि हमारे पास ये वाली चीज़ थी, तो हमने करना क्या था, कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स, जितना टाइम उसने लिया है, तो टाइम डिफरेंस निकालना था बेसिकली, तो इतना टाइम लिया उसने। ठीक है, अच्छा बाकी न्यूमेरिकल्स भी यार वही मसला होगा, और भी अभी पूरी 4 शीट्स और पड़ी हैं, मेरी हालत ना टाइम टाइम फंस हो गई है। ठीक है, तो मसला ये है कि यार बाकी न्यूमेरिकल्स बाद में कर लेंगे, वरना वही होगा, वीडियो क्रैश हो जाएगी, पर और तुम लोगों का लंबा चला जाएगा। कोशिश है कि मंडे की सुबह तक कर दूँ, जब तक ये करो। सही है, अल्लाह हाफ़िज़।